नमस्कार साथियों, मैं दीपेश कुमार आप सबों का हिंदी संसार के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साक्षात्कार के इस कड़ी में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं मशहूर साहित्यकार, कथाकार, निर्माता एवं निर्देशक डॉक्टर विवेकानंद। जीवन के बेहतरीन सफरनामा में ये टेलीविजन निर्माण, निर्देशन एवं पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, हिंदी अकादमी, दिल्ली के साहित्यिक कृति सम्मान व साहित्यकार सम्मान तथा युवा ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं और उनके समक्ष उपस्थित होंगे साक्षात्कार लेने के लिए हमारे मित्र, शोधार्थी, युवा निर्माता और निर्देशक नीरज छिलवाल। साहित्य में सिनेमा के अनुरूप लोचशीलता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या चीज़ होनी चाहिए? कि साहित्य में जैसे सिनेमा में आजकल कमर्शलाइजेशन चल गया है कि जो दर्शक चाहता है उनको वही दिया जाए, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण है। तो सिनेमा में लोचशीलता होती है कि वो दर्शकों के अनुसार वो फिल्में बनाते हैं। क्या शब्द बोल रहे हैं आप? लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ। तो सर वो साहित्य में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यार, साहित्य कोई सिनेमा को देखकर थोड़ी लिखा जाता है। साहित्य तो लिखा जाता है, उसको देखकर सिनेमा बनता है। मैं इस बात से सहमत नहीं। फिल्म जो है उसको ऑडियंस को दिमाग में रखकर चटपटी बनाई जाती है। फिल्म चटपटी बने कैसे? ऑडियंस चाहता है कि ठहाके लगाए, स्टोरी बांध कर रखे ऑडियंस को, ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। अब उसका जो ट्रीटमेंट है उसको ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं आज के लोग। ट्रीटमेंट ऐसा दें कि जिसमें लोग बोर ना हो और लगातार उनके मन में ये बात आती रहे कि आगे क्या होगा देखें, यानी साकांक्षता बनी रहे। ऐसी ट्रीटमेंट ऐसी दी जाए, यानी पटकथा ऐसी लिखी जाए। कहानी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहानी फिल्म को ध्यान में रखकर लचीलापन उसमें हो, ऐसा नहीं होता। फिल्म अपनी जगह पर है, बनाने वाला जिस तरह से भी चाहे बना लेता है उसको अपने दर्शकों को ध्यान में रखकर कहानी, मूल कथा उठाकर किसी भी अच्छी शास्त्रीय या लोकप्रिय दोनों ही तरह की कहानियाँ होती हैं। वरना गुलशन नंदा की इतनी सारी कहानियों पर, पत्थर के सनम से लेकर नदिया के उस पार तो खैर केशव मिश्र की कहानी थी, कोहबर की शर्त उस पर बनी है। तो वो सब इतनी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने, कहीं से भी उसमें कॉमेडी नहीं है। लेकिन आज जो सिलसिला चल पड़ा है वो कॉमेडी का चल पड़ा है। आज लोग हर चीज़ को कॉमेडी में तब्दील कर देते हैं, बहुत सीरियस होकर फिल्म नहीं बनाते। मुन्ना भाई से लेकर लगे रहो मुन्ना भाई तक, 3 इडियट्स से लेकर एक और कौन सी फिल्म आई थी उसी भाई, क्या नाम है? हाउसफुल भी आई है, हाउसफुल 4। राजकुमार की बात कर रहा हूँ मैं। हाउसफुल 4 तो हम नहीं जानते, अभी नहीं आई है। हाँ, 3 बन चुकी होगी। मतलब कई तरह की ऐसी फिल्मों में एक तरह से मजाकियापन ढूंढते हैं। हाँ, तो उसमें बनाने की कोशिश करते हैं कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा। वो फिल्मों में कहानी में भी नहीं ढूंढते हैं। वो बनी बनाई कहानी होती है, उसके ऊपर वो अपना लगाते हैं कवच, कि ये कहानी को जो है यहाँ से ऐसे चेंज कर दो तो वो बन जाएगी कहानी, और एक तीसरी कहानी सामने आ जाती है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि वो मूल लेखक जिससे उन्होंने प्रेरित होकर वो पटकथा लिखी है वो तो कहीं होता ही नहीं है, गायब हो जाता है वो, न तो उसको पेमेंट मिलता है। उसका मूल कंटेंट भी उसका मूल कंटेंट लेकर, मूल कंटेंट को ही लेकर वो फिल्म बनाते हैं, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं लिखते। कहीं लिख भी देते हैं तो एक छोटा सा अक्षर कि हाँ भाई ये इनकी कहानी पर आधारित, बाकी सब उनका अपना है।
सर ये दूसरा प्रश्न ये है कि इस बीच में जब साहित्य की तो खैर बात ही अलग है और सिनेमा एक अलग डिसिप्लिन है, लेकिन जो साहित्यकार जो हैं उनकी फिल्में कई बनाने वाले निर्देशक हैं जो उन पर उनके कहानियों पर आधारित फिल्में बनाते हैं, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि साहित्यकार और निर्देशक इनके बीच में आपको दूरी महसूस होती है, दूरी होती जा रही है कि अब कम बन रही है साहित्य आधारित फिल्म? ऐसा है बिल्कुल कि साहित्य आधारित फिल्मों तीसरी कसम थी जी सर, उसको इसी नाम से बना दिया उन्होंने, है ना, हमारे गए गुलफाम के नाम से था जी सर। ठीक है। उसी तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे रेणु की कहानी थी मैला आंचल, उसको बना नहीं पाए क्योंकि उस समय आपसी झगड़ा हुआ, कुछ हो गया था। फिर अमिताभ बच्चन को कोई जानता नहीं था, वो उसके हीरो थे। डॉक्टर बाबू के नाम से बन रही थी फिल्म, और तमस भी बनी थी। तमस तो फिल्म नहीं बनी बच्चे, वो धारावाहिक दूरदर्शन पे बनी है। जी जी। तो ये सारी जो हैं वो कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियों को लोगों ने जो आजमाइश कर ली, गुलजार जी ने भी बनाई, के राणा ने भी बनाई, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी को मैंने भी फिल्म बनाई, उसी पे सभी लोगों ने बनाई, यानी मंत्र पर। मंत्र भी दो नाम से है, मंत्र नाम से भी दो कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो यही वाली मंत्र सबको पसंद आई, जिसमें वो सपेरे की कहानी है जो सांप काट देता है, वो वाली कहानी जो है आपने सबों ने पढ़ी होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो साहित्य आधारित फिल्में हैं, तो साहित्य आधारित फिल्में जो हैं वो बनी लगभग समाप्त हो गई हैं। सबसे पहले लोगों ने जैसे 27 डाउन के नाम से फिल्म बनी थी, समकौल उसके वो थे, डायरेक्टर थे, और रमेश बख्शी की कहानी थी 18 सूरज के पौधे, उस पर बनी थी। इसी तरह से राजेंद्र सिंह बेदी की कई कहानियाँ हैं, जैसे एक चादर मैली से, वो उनकी कहानी उस पर बनाई फिल्म है। फागुन उस पर भी बनाई फिल्म है लोगों ने। उनकी पसाई का हस्बैंड का क्या नाम है बताओ, उसने बनाई है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका, लेकिन लोग बनाते रहते हैं। प्रयास सर निरंतर ही करते रहते हैं, परंतु जैसे अब ये है कि अब उस तरह से साहित्य पर आधारित फिल्में अब लगभग मेरे ख्याल से, मैं भी सिनेमा थोड़ा बहुत देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ना साहित्य आधारित सिनेमा ढूंढूं आज जो बन रहा है, आजकल जो बन रहा है रिसेंट, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग बहुत ना के बराबर सिनेमा साहित्य आधारित अब बन रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, साहित्य आधारित फिल्में बननी बंद हो गई हैं। इसका दूसरा कारण भी है। जी सर। कारण ये है कि जैसे नाटक का उदाहरण देकर मैं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ अपनी बात। एक आदमी जो थिएटर से जुड़ा हुआ है, वो बहुत थोड़े दिनों तक थिएटर करने और फ्रीलांसिंग करने के बाद एक कहानी लिख देता है जी। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि कहानी किस चिड़िया का नाम है। क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी में कहानी को तो कथा साहित्य को तो पढ़ा नहीं ठीक से, और इंस्पायर्ड होकर अगर कुछ कोई कहानी लिखता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो कहानीकार है या नहीं है। कहानी कैसी है, कहानी कैसी है ये महत्वपूर्ण है। अगर वो कहानी बन गई तो वो क्या करेगा, नाटक फॉर्म में बना के उसको स्टेज करेगा। और एक नाटककार जो बिल्कुल उसको जानता ही नहीं है कि थिएटर का मूव क्या चीज़ है, थिएटर में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो तो घर बैठा साहित्य लिख रहा था कल तक, वो आज अचानक जो है
वो नाटक लिखने चला जाए तो वो उसके साथ तारतम्य नहीं बना पाता है जो है डिमांड नाटक का। उसी तरह से मैं नाटक से शिफ्ट होकर वापस आपके सवाल पे आता हूँ। तो फिल्म में भी यही हाल है। जो प्रेमचंद गए, मुंशी प्रेमचंद जी गए बम्बई, हाँ, फिल्में लिखी उन्होंने, हाँ, उनके वहाँ होते हुए ही उनकी कौन सी कहानी थी ना, उनकी कहानी पर फिल्म बननी थी। मुंशी प्रेमचंद का तो नहीं, मुझे रेणु का पता है कि रेणु की कहानी फिल्म बन रही थी। तीसरी कसम तीसरी कसम पर, तीसरी कसम। हाँ, तीसरी कसम पर मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम ही उन्हीं का दिया हुआ नाम है। जी है ना। शैलेंद्र बना रहे थे, गीतकार शैलेंद्र जो थे वो उसके प्रोड्यूसर थे और बासु भट्टाचार्य उसके डायरेक्टर थे। जी मुझे प्रेमचंद जी द स्ट्राइव पर फिल्म बना रहे थे। स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइव। स्ट्राइव वो लैटिन अमेरिकन लैटिन अमेरिकन उस पर आधारित है, नाटक पर आधारित है। उसका स्ट्राइक के नाम से वो था, हड़ताल के नाम से उन्होंने यहाँ पर फिल्म लिखी थी। कई छोटी छोटी और फिल्में लिखी, लेकिन कुल मिलाकर वापस आ गए और कहने लगे यार हमारे वश का नहीं है, वो एक अलग दुनिया है। उनकी कहानियाँ अपनी होती हैं और वो हमारी कहानी की भी ऐसी तैसी कर देते हैं। कहानी का मूल ही गायब हो जाता है। हाँ, यही बात रेणु को भी लगी। रेणु जब गए बम्बई तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा उनको, और जैसे जैसे फिल्म शूट होती गई है ना, उनका मन बिगड़ता गया। लेकिन किसी तरह से अपने को कंट्रोल करके वो रहे वहाँ और फिल्म ख़त्म होते ही वापस आ गए। ये अलग बात है कि उस समय वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। हालांकि नेशनल अवार्ड जब मिला 1 साल बाद, तो लोगों का ध्यान गया और वो सुपर डुपर फिल्म हिट हो गई। लेकिन इस बीच में बेचारे शैलेंद्र जी की death हो मृत्यु हो गई। हाँ, क्योंकि उनका एक चीज़ उनकी बिक गई थी। गिर भी पूरा सब हाँ। बिक ही गया था। सब कुछ बिक गया था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो इससे वो सेटबैक लगा उनको और वो गुजर गए। लेकिन जब फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला उसके बाद जो वो हल्ला मचा और लोगों ने उसे क्लासिक्स में डाला, तो अलग बात है। तो कुल मिला के फिल्मकारों के पास बैकग्राउंड नहीं है अगर साहित्य का, जो कि आमतौर पर आमतौर पर यह बात लागू होती है लगभग सभी ऐसे निर्देशकों पर जो साहित्य आधारित फिल्में बनाना चाहते हैं। लेकिन इधर जो ट्रेंड चला है, राजकुमार हिरानी की बात कर रहा हूँ, जी जी, है ना, उनकी फिल्म में तो मैंने सुना है कि वो और निर्देशक के रूप में ही होते और साथ में जो प्रोड्यूसर था वो दोनों रोज़ सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस लाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कमलेश्वर की कहानी नागमणि पर जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू की तो अपने मित्र रमेश खन्ना को मैं बुला लेता था और हम लोग बंगाली मार्केट में, जो नियरेस्ट जगह थी हमारे ऑफिस से निकल के वहाँ पहुँचने की, बंगाली मार्केट में जो बाबर स्क्वायर है वहाँ पर एक पार्क है, उस पार्क में हम लोग हर शाम मिलते थे ऑफिस के बाद और डिस्कस करते थे कि इसको कहाँ से कहाँ चेंज करके क्या बनाना है। तो कमलेश्वर की कहानी जाहिर है ना, कमलेश्वर की कहानी नहीं रह गई, बदल गई। लेकिन इस बीच में कमलेश्वर जी का देहांत हो गया तो मैं राइट लेने के लिए गया उनकी पत्नी गायत्री कमलेश्वर जी के पास। जी। उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो
नागमणि का जिक्र जरूर होना चाहिए। हालांकि तुम सब लोग फिल्मों में बनाते हो जो लोग वो मूल कथा को छोड़ देते हो, उसका गला घोंट देते हो। उन्होंने बताया कि शांता वर्मा के नाम से एक ज़माने में वो भी लिखा करती थी कहानियाँ। गायत्री कमलेश्वर हो गई, तब से उन्होंने इस नाम से लिखना बंद कर दिया। तब हम कहा उन्होंने कि हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जैसे यशपाल जी की कृति पर कॉमरेड दादा कॉमरेड पर उन्होंने फिल्म बनाने के लिए राइट लिया एक प्रोड्यूसर ने, और उस राइट को दूसरे प्रोड्यूसर को दुगने दाम पर बेच दिया, है ना। उसने महान काम किया, उसने तीसरे को बेच दिया। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं और लोग जो हैं वो मूल कथा की आत्मा को समझे बिना, बल्कि कहा जाए तो साहित्य कृति उठाने की जिनकी कुव्वत नहीं है, हाँ, वो भी बाई थर्ड हैंड उनके पास जब कहानी पहुंचती है तो कहते हैं यार बहुत बड़ा नाम है। वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी देखते हैं उसको कि इसमें से कितना पैसा निकल सकता है, तो वो फिल्में बना रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से, थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म नहीं बन रही है। अगर बन रही होती तो हर साल नेशनल अवार्ड जो घोषित होता है जी, उस पर उन डायरेक्टरों का या उन फिल्मों का नाम जरूर आता है, लेकिन नहीं आता है। तो उस तरह का प्रयास नहीं हो रहा है सर, कोई प्रयास क्योंकि नहीं हो रहा है। कमर्शियल सिनेमा एक तरह से उस साहित्य आधारित सिनेमा का कमर्शियल सिनेमा ने कहीं ना कहीं से उसका स्पेस ले लिया, हाँ, बिल्कुल। जगह ले लिया। और सर ऐसा तो कई बार ऐसा सर बोला जाता है कि ये साहित्य समाज का दर्पण है, सिनेमा को भी साहित्य का एक भाग मानना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। क्या ऐसा बोलना ठीक है? सिनेमा को साहित्य का भाग मानना चाहिए क्योंकि वो भी समाज के बारे में कहीं ना कहीं हद तक दिखाता है कि क्या चल रहा है, कैसे संवाद होता है। वो संवाद सारे समाज से ही आ रहे हैं। वैसे तो सिनेमा क्यों, नौटंकी भी जो है वो भी साहित्य ही है। जी अगर आपके फार्मूले के हिसाब से चले तो जी वो जो वो मदारी तमाशा लगाता है, मदारी जी, जो जी, जी। दिखाता है बिगड़ के, वो भी साहित्य हो जाएगा फिर तो आपके हिसाब से। वो भी समाज में सुधार की बात करता है अपने बंदर और बंदरिया के नाच के माध्यम से, हाँ। जी। तो ऐसा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब ये साहित्य आधारित सिनेमा जब बन रहा था शुरू में, अब तो खैर लगभग ना के बराबर है, जब ये बन रहा था साहित्य आधारित सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा की तुलना में बहुत कम था, बहुत कम बना अभी तक, और अगर बना भी है तो उतना सफल नहीं हो पाया। इसके लगभग क्या मेन मुख्य बिंदु हैं कि ये मेन कारण है कि जिन वजह से साहित्य आधारित सिनेमा या तो नहीं बना या फिर कमर्शियल सिनेमा ने उसका स्पेस ले लिया? देखिए ऐसा है कि फिल्म बनाने वाले जो होते हैं वो अद्भुत प्राणी होते हैं। अद्भुत प्राणी मैं नाम दूंगा उनका, हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि एक सज्जन के बारे में मुझे बताया गया था कि वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं और रोज़ ही जाकर बैठ जाते हैं जावेद अख्तर के उसमें, केविन नहीं भाई, उसमें क्या कहते हैं, घर के आगे जो ये कपड़ा बना होता है मिलने जुलने का, ड्राइंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम में रोज ही आके बैठ जाते थे। पिए अंदर उनको जाने नहीं देता था। वो कहता था पहले यहाँ 1 लाख रुपया जमा करो फिर अंदर जाओगे। तो खैर तंग आकर उन्होंने 1 लाख रुपये जमा कर दिया और वो कहा गया कि भाई ये 50% है, अगर आप वहाँ से कुछ एग्रीमेंट लेकर चलोगे तो 1 लाख और देना पड़ेगा, उसके बाद आकर कहानी ले जाना अपनी फिल्म बनाना है तुमको। तो पहुँचे
उनके पास पूछा जावेद जी ने, मुझे नहीं पता ये कितनी सच कहानी है, किसी ने सुनाया था मुझे, ये कहानी बड़ी अच्छी है। कि उन्होंने जावेद जी से कहा कि भाई मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मेरे को वो तो सही बात है, बहुत अच्छा काम करेंगे आप, अब ये बताइए किस तरह की फिल्म आप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जिसमें एक इस तरह का हो और उस तरह का हो, ऐसा हो जाए, आत्मबीती कुछ अपनी वो सुना रहे थे। तो उन्होंने जावेद साहब ने कहा रुके 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 रुके, वो असल में अपने ऐसे रूम में वो थे, स्टडी रूम में बैठे हुए थे जहाँ चारों तरफ किताबें लगी हुई थी और नीचे ज़मीन पर ही बैठकर वो अपना कुछ लिख पढ़ रहे थे। तभी वो आए थे उस सज्जन। जी तो उन्होंने कहा देखिए आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं तो नीचे उठने में दिक्कत होगी, आप वो फलां किताब निकालिए। तो उन्होंने निकाला, कहा, इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब ये संतुष्ट हो गए पूरी तरह से कि हाँ जी यही वाली कहानी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप जाइए और 1 महीने बाद आज के ही दिन आप आ जाइएगा, और बाहर में हमारे पीए से मिलते हुए जाइएगा। पीए ने कहा 1 लाख रुपया और दो। उसने कहा किस बात के लिए 1 लाख रुपया दो? अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, किताब उठाकर कोई भी लिख दे कहानी। तो जावेद साहब के पीए ने कहा कि आप साहब को बोल दीजिए, फिर मैं आपका पैसा लौटा देता हूँ। वो कहा कि हमारे पैसा वापस करो, 1 लाख देने के बजाय जो हमने दिया है वो वापस करो, नहीं लिखवानी है मुझे फिल्म। ये तो किताब से मार के लिखवा रहे हैं, चोरी करके फिल्म लिख रहे हैं हमारी, किस बात का पैसा, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जावेद साहब के पास पीए ने बताया जाकर, तो जावेद साहब ने कहा जरा उनको अंदर लेकर आओ। और वो जो पीए था शायद उसी ने मुझे कहानी सुनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी दिन हो गए मेरे दिमाग से उतर गया किसने ये कहानी सुनाई थी। जावेद साहब ने कहा कि देखो भाई, इस किताब में जो कहानी लिखी है वो जानने के लिए कि इसी किताब में वो कहानी है, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं मुझे, तो पता चलता है कि आपकी वाली कहानी इस किताब में है। समझ रहे हैं? समझ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो साहित्य पर फिल्म तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी कमजोरियां हैं या जो अपने से किए गए वादे हैं जी या फिर ये कि जो आपने कहीं झटका खाया हुआ होता है, उसी को देखना चाहते हैं आप। लेकिन आप चूंकि राइटर नहीं हैं, पैसा ही पैसा है आपके पास, तो आप राइटर को पकड़ते हैं कि ये लो पैसा और हमारे वाले दर्द को सारी दुनिया तक पहुंचा दो। जो काम बड़े बड़े राइटर प्रोड्यूसर ने नहीं किया ना, वो काम आप हम करने जा रहे हैं। हम बस एक कहानी मिल जाए मुझे, ये हालत है। ये जो सब दोनों हैं कमर्शियल सिनेमा की तुलना में, ये जो सफल नहीं हो पाए, तो ये कारण है कि वो कम पढ़कर वो डायरेक्ट, मतलब इतना सारा पढ़ के वो कहानियों का कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे जावेद साहब ने बताया कि उनको इतना पढ़ना पड़ता है और फिर वो एक स्टोरी तैयार करते हैं। तो उन्हें पता होता है कि ये कौन सी किताब में है इस तरह की स्टोरी। तो सर ये इसमें ये हुआ कि या तो फिर ये स्टोरियों पे फिल्म नहीं बनाना चाहते, इनकी ओरिजिनल स्टोरी रहती है, लेकिन इन्हें पता होता है कि कौन सी किताब में वो स्टोरी है। देखो भाई, सीधी सी बात है जी। गुरुदत्त का एक जमाना था जी। गुरुदत्त का अपना कष्ट था। गुरुदत्त ने गीता वाली से शादी की, गीता दत्त बना दिया उसको। जी जी। वो और लगी वो गाने भी और प्रसिद्धि भी मिली, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बीच में एंट्री हो गई वहीदा रहमान की। और वो जो है वो कहीं ना कहीं वहीदा रहमान को चाहने लगे। और उन्होंने जब उनको वहीदा रहमान की तरफ से और अपनी पत्नी की तरफ से और समाज की तरफ से प्रताड़ना मिली, तो उन्होंने
वहीदा रहमान को याद करना तो बंद कर दिया, लेकिन फिल्म बनाई, अपनी जो कहानियाँ बनाई वो सब उसी दर्द से उपजी हुई है। चाहे प्यासा हो, चाहे साहब बेबी गुलाम और गुलाम फिल्म है, इनमें प्यासा है और भी फिल्में हैं, मुझे याद आ जाएगी। उन सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी ही कहानी सुनाई और ज़ाहिराना उनकी नायिका जो रही है वो वहीदा रहमान ही रही है। समाज की वजह से वहीदा रहमान से वो शादी नहीं कर सके और न कह सके कभी कि वो, हालांकि वहीदा रहमान भी जानती थी, वो भी जानते थे। इसी तरह की कहानियाँ होती हैं फिल्मों में। वर्तमान दौर में साहित्य आधारित सिनेमा नाम मात्र ही बन रहा है और बना है वो अपेक्षित सफल नहीं हो पाया। इसके मुख्य रूप से क्या कारण रहे? इसका मुख्य कारण कोई ऐसा नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं उसका मतलब ये निकलता है कि अब ऐसा साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, साहित्य लगातार लिखा जा रहा है। लोग इतने भाग दौड़ में हैं, जल्द से जल्द जो है वो काफ़ी पैसा बटोर लेना चाहते हैं। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसका नाम होता है वो ऐसे हैं जो प्रयत्न ही नहीं करते कि ऐसी चीज़ ली जाए जो समाज को कुछ दे। और लेखक तो जब लिख रहा है तो कुछ समाज को देने के लिए लिख रहा होता है। कहते वो भी यही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी, तो हम भी समाज को कुछ देने के लिए फिल्म बनाते हैं। लेकिन उनकी फिल्में जो होती हैं वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसा बटोरने का काम करती है। जब हर फ्राइडे को प्रीमियर होता है तो उसके बाद अगले दिन अखबार वाले ये लिखते हैं कि कितना पैसा मिला, फर्स्ट शो में कितना पैसा मिला, किस शहर में कितना मिला, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी वो फिल्म जो है वो एक साथ 4 और 5 जगह नहीं, 40 और 50 जगह रिलीज होती है। किसने कितने पैसे बटोरे, बटोरना शब्द लागू होता है आजकल। हाँ, किसने, किस फिल्म ने अपने प्रीमियर शो पर कितने पैसे बटोरे, उसी से बॉक्स ऑफिस पर कितनी फिल्म चली इसका निष्कर्ष निकालते हैं लोग। और पैसे के ही उससे हर आने वाली फिल्म को आंका जाता है कि वो कितना कमाई कर सकती है फिल्म, पिछली फिल्म से ज़्यादा या कम। यानी अगले शुक्रवार को जो फिल्म प्रीमियर दिखाया जाने वाला है ना, जिस फिल्म का, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही सोचते हैं कि पिछली जो फिल्म थी उसी हीरो हीरोइन को लेकर अब उतना पैसा बटोर रही है, बटोरने जा रही है या नहीं, और अगर नहीं बटोरती है तो वो जो है दूसरी फिल्म जब उसकी अगली फिल्म बनाते हैं तो उसमें वो सारी कमियां दूर करने के एलिमेंट्स डालते हैं जिससे कि खूब फिल्म चले। और इसके लिए आजकल आसान नुस्खा जो है वो है हास्य कि हास्य का पुट डालने से गंभीर से गंभीर बात को सहज दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। ये ऐसा नुस्खा है जो फिल्म वालों के हाथ लग गया है कि अब जो फिल्म बन रही हो, अभी मैं देख रहा था, मेरे बच्चे ने लगा रखा था फिल्म में, देखता नहीं हूँ मैं, जॉली 2। तो उसने बताया कि पापा जॉली 1 भी बना था और दूसरे शायद एक्टर लोगों के साथ बना था, लेकिन बाकी सारी टीम वही है, जॉली 2 बना रही है जो जॉली 1 बनाया। इस तरह से आजकल 2 और 3 और 4 और 5 भी पार्ट्स बनने, सीक्वल कहलाता है, सीक्वल्स बन रहे हैं। तो जाहिर है ना, इस तरह के सीक्वल्स बना रहे हैं जो लोग,
उनको कहाँ फुर्सत है कि पढ़ें कि महाश्वेता देवी ने 1084वें की मांग नामक एक उपन्यास लिखा, जो नक्सल बन बन रहे युवाओं की स्थितियों को लेकर, उनके नक्सल बनने के कारणों को लेकर, उस सामाजिक व्यवस्था को लेकर जिसमें ऐसी परिस्थितियां उपज रही हैं तो नक्सल बन जा रहे हैं जो नौजवान। इन सब को ध्यान में रखकर वो एक कहानी उठाएं, और कहानी जो समाज में जो हालात कश्मीर के थे जहाँ पत्थरबाजी होती थी, उनको लेकर कुछ सही दिशा दें युवाओं को, जो ऐसा काम ना करें। बाज़ाब्ता कैंप बनाकर युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा था कि किस तरह से उनको हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान की सियासत से परिचालित होना है, वो जैसा चाहते हैं वैसा करना है ना। इंडियन जो हैं वो इंडिया में रहते हुए भी कश्मीर को वो अपना एक अलग देश मानते थे। तो ये अभी जो नया कानून आया है उसमें उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। देखिए क्या रंग आता है, लेकिन फिल्म वाले इसको भी भुनाए बिना बाज नहीं आएंगे। अब तक पत्थरबाजी को लेकर और 370 है को लागू करने, मतलब उसको हटाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का वो आया है, प्रयास चालू हुआ है ना, उस पर भी फिल्में बना सकते हैं लोग। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के धावकों पर, मुक्केबाजों पर भी फिल्में बनाकर लोग पैसा, हर चीज़ को मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मार्केट में हाँ, मुक्केबाज लड़की थी ना, क्या नाम है, अभी जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा ने जो हाँ जरूर किया, मैरी कॉम, हाँ मैरी कॉम। इसी तरह के बहुत सारी, वो एक फिल्म बनी थी इसके ऊपर, वो NSD के मुस्लिम कलाकार हैं। अलीगढ़, हाँ? अलीगढ़ की फिल्म। नहीं अरे यार, जो उसका रोल किया था उसने, बार्बर वाला रोल जिसमें शाहरुख खान था। हाँ, बिल्लू बार्बर। हाँ बिल्लू बार्बर में बिल्लू का रोल किसने किया था? इसमें इरफान खान। इरफान है ना, हाँ, इरफान ने काम किया था। वो यहाँ NSD से पास आउट होता है, तो वही उसी ने धावक का रोल भी किया था। वो दौड़ने वाले, जी दौड़ में मुझे याद आ गया, पान सिंह तोमर। जी, तो तोमर वही बना था ना, तो उससे याद था मुझे। तो इस तरह की मिल्खा सिंह, हाँ मिल्खा सिंह के ऊपर या बॉक्सर के ऊपर है ना, इस तरह धावकों के ऊपर या बैडमिंटन खिलाड़ी के ऊपर जो फिल्में बना रहे हैं लोग, ये सब लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक होड़ सी लगी हुई है, कौन कितना रुपया बटोरता है बॉक्स ऑफिस पर। हाँ, उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो साहित्य पढ़ें। गलती से उनको किसी साहित्यकार से मिलवा दिया जाता है, हम जैसे आदमी से, तो वो चौंक कर ये बताना चाहते हैं कि जल्दीबाजी में मैं हूँ बहुत, बस 2-4 बातें कर सकता हूँ, और रटी रटाई कुछ जुमले होते हैं उनके रटे रटाए, जिसको वो सुना देते हैं, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ भी वो भी साहित्य में दखल रखते हैं। कोई दखल वखल नहीं रखते हैं वो अपने अस्मिता को बचाए रखने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि 2 लाइन बोलकर लपक के आया जी क्या कि दूसरे ग्रुप में चले गए और शराब पीने लगे। को बनाए रखने, हाँ, बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं कैसा हो। हाँ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, खा रहे हैं पी रहे हैं। आफ्टर ऑल राज कपूर जैसा आदमी, इतना बड़ा मास्टर शोमैन कहा जाता है जी,
और राज कपूर जैसे शोमैन को भी मेरा नाम जोकर पिट जाने के बाद बॉबी जैसी फिल्म बनानी पड़ी। तो ये तो बहुत मजबूरी में ही बनाते हैं लोग, क्योंकि राज कपूर थे, इतना उनका वो था कि एक एक रुपया का एक पर एग्रीमेंट किया था, मालूम है कि नहीं? बॉबी के लिए एक एक रुपया पर एग्रीमेंट हुआ था उनका। उन्होंने कहा आप हमें जो है वो 10 करोड़ रुपए दीजिए, और उसमें लिखा जाएगा कि 1 रुपये में लिया है उन्होंने। हाँ, तो राज कपूर थे, उनकी इतनी साख थी कि बॉबी बनाने के लिए उनको एक रुपया देकर 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया देने वाले लोग थे। सबको मालूम था कि ये आदमी चुप नहीं बैठेगा, कमा लेगा, क्योंकि उसने संगम देख रखी हो, उसको 420 देख रखी हो, आग देख रखा हो, बहुत सारी बरसात देख रखी हो। उनको पता है कि ये आदमी कितना बड़ा शोमैन है, हमारा पैसा कहीं नहीं जाता। तो साख के ऊपर उनको करोड़ों रुपए मिल गए थे, और उन्हें तुरंत कहानी लिखवा दी उन्हीं से, जो ख्वाजा मोहम्मद अब्बास से। ख्वाजा मोहम्मद अब्बास साहब तो साहित्य के राइटर हैं भाई, वहाँ चले गए वो अलग बात है, यूनिवर्सिटी में, और राज कपूर के साथ एक के.एस. अब्बास करके लिखा हुआ आता है, के अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास नहीं लिखते पूरा नाम, जबकि हिंदी साहित्य में जब उनका नाम आता है तो ख्वाजा अहमद अब्बास पूरा लिखा होता है। तो वहाँ फिल्म में के अब्बास। हाँ, तो इस तरह के लोग हैं आजकल। सर ये जो अभी इस समय भाग रहा है सिनेमा, ये पैसे कमाने की दौड़ में या फिर पैसे पर आधारित, ये एक तरह से कि पैसे से ही डिसाइड हो रहा है कि कौन सी फिल्म कितना सफल है। भाई ये जो है सलमान खान, जी सर, ये मान लिया जाता है कि सलमान खान, अक्षय कुमार, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी फिल्म बनाएंगे सुपर डुपर हिट होगा ही होगा। जी सर। तो इस अवसर का लाभ उठाकर उन लोगों ने भी अपना पैसा बढ़ा दिया। तो उतना पैसा तो उनको कमाना ही है जितना उन्होंने खर्चा है। व्यापारिक नीति तो यही करती है भाई। तो अब बॉडीगार्ड बनाए या क्या नाम था, कौन भाईजान बनाए, बजरंगी भाईजान बनाए, फिल्म तो बननी है, उन्हीं लोगों को लेकर बननी है, लगातार बनती चली जा रही है। आगे भी जो फिल्में आएंगी कैटरीना कैफ के साथ उनकी आएगी, या फिर वो क्या नाम है अपनी बैडमिंटन खिलाड़ी जो की बेटी है, प्रकाश पादुकोण की बेटी है, दीपिका पादुकोण। बेसिकली तो खिलाड़ी ही थी ना, जी सर। एक्ट्रेस तो बाद में बनी है ना। प्रकाश पादुकोण इतने बड़े बैडमिंटन प्लेयर, कोच सब कुछ रहे हैं। तो इस तरह के जो तमाम फिल्में बन रही हैं। सर इसमें अभी आजकल जो सिनेमा चल रहा है, इस सिनेमा में क्या परिवर्तन लगभग होने चाहिए? कि ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन तो कम से कम होने चाहिए। कोई व्यक्ति चाहकर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। नहीं, आपके नजरिए में ऐसा क्या लगता है कि जैसे तो नहीं हो ही नहीं सकता परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन व्यक्ति स्तर पर नहीं होता है, ये होता है समाज के स्तर पर। समाज में जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक कोई परिवर्तन फिल्म में नहीं होगा। जैसे सर अभी हमने एक टीचर से ही पूछा था कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, बोले कि समाज परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे, तो समाज के आधार पे ही जो फिल्में बननी चाहिए उससे परिवर्तन हो सकता है। फिल्मों के टॉपिक सिलेक्शन, देखिए ऐसा है, लोगों का सोचना है ये बहुत अच्छा हो रहा है जी, धीरे धीरे आशावादी बन कर रहना चाहिए। एक पूरी कैटेगरी है ऐसी जो गांधीवादी कैटेगरी से प्रभावित है,
गांधीवादी नीति के तहत वो सोचते हैं कि जो कुछ भी है ना, उससे बेहतर हो जाएगा, और होगा धीरे धीरे जरूर होगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मुक्ति बोध ने क्या लाइन लिखी है कि जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए, पूरे समाज की सफाई के लिए एक बेहतर चाहिए। तो कुल मिला के हमको ऐसा लगता है, कैसा है नहीं, क्योंकि कभी भी व्यक्ति रूप से परिवर्तन, इस तरह के बड़े परिवर्तन नहीं होते। व्यक्ति स्तर पर परिवर्तन जो होता है वो राजनीति में होता है, समाज में होता है, फिल्मों में नहीं होता। फिल्म समाज के हिसाब से फिल्में होती हैं, फिल्म के हिसाब से समाज नहीं होता है। आपका जो सवाल है जी, वो दोहराइए जरा एक बार फिर से। ये सर वर्तमान या फिर आज के जो सिनेमा है उसका क्या रूप होना चाहिए? वहाँ का रूप तो वही होना चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं, वरना लोग टिकट कटाकर क्यों देखेंगे। आजकल तो हर तीसरी फिल्म की पायरेसी हो जाती है, डब्ड कॉपी आ जाती है, और कैसे दुकानदार एक रात के लिए कुछ पैसे रखवा कर है ना दे देता है, बाद में एक किराया काट लेता है। ऐसे में जबकि टेलीविज़न की न जाने कितने असंख्य चैनल्स खुल गए हैं, और हर चैनल पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई फिल्म लगी होती है, क्योंकि चैनल का पेट भी भरना है। वहाँ भी जो लोग नौकरी करते हैं उनको किराया भी मिलना है, मतलब किराए से मतलब है तो उसका मेहनताना मिलना है। तो अब चाहिए तो नहीं ऐसा, लेकिन वो ऐसा ही रहा है कि सबकी गाड़ी चल रही है, लोग दर्शकों के आगे जो परोस देते हैं उसे दर्शक देखता है, अच्छा या बुरा कोई एक मन में धारणा लिए हुए थिएटर से निकल के घर जाता है। अगले दिन किसी से बातचीत अगर चलती है, फिर टेलीफोन पर बातचीत हो रही होती है, तो वो अपनी राय दे देता है कि भाई अच्छी फिल्म नहीं है मत देखना। वो अपनी राय देता है, उसको अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि जिसको राय दी उसने वो जाकर देख कर आए और अपने तीसरे मित्र को कह के यार बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको देख लो। तो अच्छा और बुरा का कोई पैमाना नहीं है, साफ साफ हो जाए ना, ये है। जैसा अभी साहित्य में कंटिन्यू, सिनेमा में भी कंटिन्यू बदलाव आते गए, अभी साहित्य में आपको लगता है कि ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता है? परिदृश्य के हिसाब से साहित्य में क्या क्या लिखा जाना चाहिए? जैसे आपने 370 बताया। देखिए बात देखिए ऐसा है कि क्या लिखा जाना चाहिए ये तो राइटर भी तय करता है। जी सर। अब दुर्भाग्यवश मैं भी राइटर हूँ, तो आप हमसे उम्मीद करते हैं कि ऐसी बात मैं बताऊँ। कोई भी पूरी तरह से तख्ता पलट नहीं कर सकता है, जी सर। क्योंकि यहाँ पर साहित्यकार अपने हिसाब से अपने एंगल से समाज को देखता है, और वो जो कुछ भी लिखता है उसे अगर फिल्मकार पसंद करते हैं तो बनाएं, नहीं पसंद करते हैं भाड़ में जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म बने ही या फिल्म के हिसाब से ही साहित्य लिखे हो। हमेशा साहित्य के हिसाब से फिल्म बनती रही है, बनती रहेगी। फिल्म के हिसाब से साहित्य जो लिखवाते हैं ठीक वैसी ही बात है, आइरोनिकल, जैसी आनंद बख्शी ने कहा था एक बार कि भैया हम तो आए थे अपनी गज़लें लेकर मंच से सुनाने के लिए, यहाँ तो गाड़ी में बैठते हैं हमारे साथ गीत संगीतकार और वो ट्यून बताते रहते हैं और मैं गीत के लाइनें लिखता रहता हूँ और दे देता हूँ। जबकि एक ज़माना था कि हमारी लाइनों पर
वो मगजमारी कर करके धुन बनाया करते थे, कि ठीक वैसी ही बात हो जाएगी। तो वो इतना बड़ा परिवर्तन अभी साहित्य में तो होने नहीं जा रहा है भाई, कि साहित्य को देख कि सिनेमा को देखकर साहित्य देखा जाए, ठीक वैसे ही जैसे ट्यून पहले से बना दिया जाए और लाइनें बाद में लिखी जाए। सर आपके अनुसार अभी साहित्य आधारित सिनेमा में आज साहित्य आधारित सिनेमा का आज क्या स्वरूप ही नहीं क्या होना तो ये चाहिए कि साहित्य अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, जो अलग अलग साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है, किताबों के रूप में पब्लिशर छाप रहे हैं। आफ्टर ऑल पब्लिशर्स जो इतने पैसे लगाकर किताबें छाप रहे हैं साहित्य के, तो वो भी कहीं न कहीं से तो पैसा वसूलते होंगे, तभी उनकी रोटी दाल चलती है उसी से ना, तभी तो छाप रहे हैं। हाँ, पहले 1001 प्रति छापते थे, 1100 प्रति छापते थे, अब 501 प्रति छापते हैं। यही फर्क हुआ, पहले वो 10% की रॉयल्टी देते थे, अब 5% देते हैं। कहते हैं कि महंगाई आ गई इतनी, लेकिन साहित्य से ही उनका खर्चा चल रहा है, रोटी दाल चल रही है पब्लिशर्स की। तो पब्लिशर जो है उन चीज़ों को लाइब्रेरी में बेचता है, लोग व्यक्तिगत रूप में खरीदते हैं, पुस्तक मेला में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है पुस्तक मेला में, आपको पढ़ने वालों की संख्या कम तो है नहीं, तो साहित्य तभी लिखा जाता है। नहीं तो उसको पढ़ते हैं लोग, हर कैटेगरी के लोग मतलब जो लोग मध्यवर्गीय हैं, जिनके पास बहुत पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता है, वो भी खर्च करते हैं साहित्य पढ़ने में। उस जब जाएंगे आप पुस्तक मेला तो कम से कम 10 किताबें खरीद के ले आएंगे, उसको पैसा खर्च करते हैं। इतना कुछ जब हो रहा है, उसको आंख मूंदते बैठा हुआ है उस तरफ से प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर जो कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो कहलाता है, जो पैसा लगाता है, वो आंख बंद किए हुए, वो कहता है देखो जी मैं पैसा तो लगा दूंगा, बस एक काम करो, इसका एक रेप सीन डाल दो हीरोइन का, उसके बिना बात नहीं बन रही है। मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन एक सीन डालने के बाद दूसरा कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, किसी को नहीं, एक सीन होना चाहिए मारपीट का भी, पहले हीरो पिटे फिर हीरो पीट दे। मसाला तो मसाले वाली बात कहते हैं, दर्शक ये देखना चाहता है। वो कौन सा दर्शक है तेरा जो देखना चाहता है? मैं सिर्फ तुम्हारी फिल्मों को देखने वाला वही दर्शक है जो रिक्शा चलाता है, या उससे नीचे जो भिक्षा मांगता है? कौन से लोग हैं जो देखना चाहते हैं? बस दर्शक वही देखना चाहता है जो असल में पैसा का मद होता है। कनक कनक पे सोगुनी मादक का अधिकार, खाए बोराए न हुआ पाए दोहराए। तो भैया ऐसा है कि पैसा इतना उनको उत्तराधिकारी के रूप में मिला है अपने बाप दादाओं से, कि वो उसको बढ़ाने या वहीं तक मेंटेन करने में ही सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खर्च कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? जी सर। वो कभी भी इस तरह की बातें जो हैं, वो रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, पढ़ा उन्होंने कभी नहीं, उनके दादा ने भी कभी नहीं पढ़ा। उनसे अगर कहा जाए कि सकल पदारथ यही जन्मानी, कर्महीन कुछ पावत नाही, कुछ पावत नाही, तो उसका क्या अर्थ है? कहीं हमको नहीं अर्थ होता है। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज कछ हो नहीं व्यापा। क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा अरे हम तो साहित्य पढ़ने आए हैं, फिर बता कितने पैसे लगाएंगे? तो
कितना रिटर्न आएगा। कितना रिटर्न आएगा। आज कई युवा हैं जो साहित्य और सिनेमा दोनों में रुचि रखते हैं और कुछ सिनेमा बनाने में रुचि रखते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? फिर से बोलिए। आज कई युवा हैं जो साहित्य और सिनेमा दोनों में रुचि रखते हैं और कुछ सिनेमा बनाने में भी रुचि रखते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो रुचि रखना कोई गलत बात थोड़ी है। हम किस बात में रुचि रखते हैं कि एक और शादी करेंगे, और रुचि रखने में कुछ लेकिन कौन हमसे शादी करेगा? बुढ़ापे में 50 बीमारियों से ग्रस्त जो व्यक्ति हो, है ना, उसे कोई शादी करने आएगा? हमारी रुचि रखने से क्या होता है? उसके लिए प्रयत्न कितना कर रहे हैं, कितने आप उसके लिए शब्द जो है होता है इस समय मिस कर पा रहे हो पार्किंसन की वजह से। कैसे पात्र सुपात्र कितने हैं? आप जो हैं वो फिल्म बनाना तो चाहते हैं, लेकिन सुपात्र कितने हैं आप फिल्म बनाने के लिए? क्या आपने पढ़ाई की है? उस हिसाब से आपने फिल्में देखी हैं क्रिटिक की नज़र से, उसको कहीं छपने के लिए दिया है ताकि लोगों का एक पूरा वर्ग, पूरा समूह ये डिसाइड करे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी रचना है, छपी जानी चाहिए। हाँ, तो मालूम हो कि आप साहित्य इसके अलावा फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। और सीधे जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं मुंह के बल गिरते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। 50 कमियां होती हैं, 50 कमियां गिना सकता हूँ। आप बुरा मत मानिएगा, आपको आते ही मैंने कहा कि ढेर सारी गलतियां हैं उसमें। तो आपने देखा होगा कि वो एडिटर क्या करता है, तो उसको फेड आउट कर देता है सीन। हमारे फिल्म में एक भी फेड आउट नहीं है। नागमणि के बारे में आप क्या कहते हैं? अब आप बताइए। नागमणि सर, एक तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ भी है। एक तो जो म्यूजिक है उसका नागमणि का, वो तो बहुत लाजवाब म्यूजिक दिया हुआ है। जो म्यूजिक उसकी एक तरह से जो उसके अकॉर्डिंग है, उसकी कहानी के अनुरूप, कहानी और फिल्म का एनवायरनमेंट है नागमणि कहानी का, वो बनाए रखता है म्यूजिक। मतलब ये बांधे हुए म्यूजिक, कसा हुआ है, बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक है। साथ में जो उसके बोल लिखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे से लिए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए, जो पोएट्री भी है बीच बीच में। और दूसरे उसमें है टीकम जी का जो अभिनय है, टीकम हाँ, टीकम जी का है। और वेरिएशन है फिल्म में, इधर इंग्लिश भी है, इधर हिंदी भी है। बीच में जो वेरिएशन है वो देखने का एक अलग समझाते हैं क्या है। रात के बिना दिन का कोई मतलब नहीं होता है। दिन का महत्व तभी समझ में आता है जब आप रात को झेलते हैं। ऐसे कहिए कि हीरो की उपादेयता तभी है जब खलनायक उसमें हो सामने। तो हिंदी का महत्व बताने के लिए जरूरी था कि पैरेलल लैंग्वेज इंग्लिश को खड़ा किया जाए, और उससे उसको इतनी चोट पहुँचे बंदे को, वो एक संदेश समाज को दे डाले कि भैया लोग भाग रहे हैं, आँख मूंद का अंधा दौड़ एक लगा हुआ है। ऐसा इस फिल्म से पता लगता है कि जो कमेश्वर की कहानी है नागमणि, वो ये बताती है कि आपकी उन्होंने क्या कहती है हेमा उसको कि आप जो है वो नागमणि की तुलना उन्होंने की है उसके उससे जो एक धुन है हिंदी प्रचार, हिंदी प्रेम के लिए सब कुछ आया है फिल्म में। अब याद नहीं आ रहा अभी, मैं रोग से ग्रसित हूँ तो बोल नहीं पा रही। हेमा बिस जी बोलती हैं। हाँ, टीकम जी को, हाँ टीकम जी को क्या बोलती है? लिखा है कोई डायलॉग? ये डायलॉग तो नहीं लिखे सर। उसमें वो बोलती हैं कि वो जो
नागमणि, जैसे नाग अपनी मणि को देखकर वो दूर तक फिर अपना शिकार तलाशता है, उसी तरीके से तुम, और फिर वो जब अगर मणि खो जाती है तो उसे सर पीट पीट के मर जाता है। हाँ, उसी तरह उन्होंने टीकम जी को भी बोला कि तुम भी उसी की तरह हो, ठीक जो है। हिंदी को अपनी नागमणि समझ के, और अगर ये मान लीजिए अगर ये हिंदी नहीं रहे, उसके जो पैरेलल चल रही है इंग्लिश, उसके अगर उस पर प्रभाव होता है तो उसको वो खोता देखकर वो भी सर पीट पीट के वहीं पे वो मृदंग जो बजा रहे थे वही ये तो आपने पूरी कहानी बताई ना। हाँ। हमने वहाँ कुछ शब्द यूज किया है कि जैसे इसकी निष्ठा है हिंदी के प्रति, जी जी। है ना? तो जैसे हिंदी के प्रति जो निष्ठा है उनका, वो उसको व्यंग करती है जी। क्या कि मैं प्रेम कर रही हूँ आपसे, आपसे कह रही हूँ कि शादी मेरी आपसे होनी थी, है ना? आप जो है वो एक बुर्का पहन ले रहे हो गांधीवाद का, है ना, कि मैं तो समाज के लिए बना हूँ, अपना देश, अपनी भाषा, अपना ये, अपना वो, अपना ढिमका झाड़ रहे हो, जबकि अंदर ही अंदर आप भी हमारे प्रति आसक्त हो गए हो। तभी तो कहते हो कि केले के चिकने पत्ते जैसे ये और वो, मैं जैसे पके गेहूं के खेत से गुजर रहा हूँ, या कनक कनक नहीं कनक नहीं, या और ये धनानंद जी लाइन जो थी आप बता रहे थे कि धनानंद जी की लाइन। है। सुजान को उन्होंने, सुजान डांसर थी, सुजान और वो नृत्य की- अंग्रेज थी, अंग्रेजन का काम करती थी, कपड़ा रंगने का। हाँ, तो उन्होंने अपनी पगड़ी भेजी और उसमें लिख दिया, कनक छड़ी सी कामिनी काहे को कटी छी, मतलब कि सोने की छड़ की तरह, छड़ी की तरह दुबली पतली जो हो, तुम्हारी कमर इतनी पतली क्यों है? तो डांसर थी, कमर तो पतली हो ही थी उसकी, लेकिन उसने जवाब में, वो भी जानती थी कि बादशाह को पता लगेगा तो दोनों का सिर कलम कर देगा। वो कहती है कटी के कंचन, अरे अंधे वो दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं देखा रहा है कि कटी के कंचन, यहाँ का सोना काट के यहाँ लगा दिया, कुचन बीज इधर दी, कुचन कुछ का बहुत वचन है, कुछ मतलब होता है स्थान में, और महल लगा दिया। तो वो ये वो उस समय अपने रीति काल के मन ही मन वो भी आसक्त है हेमा के प्रति, हेमा के प्रति टीकम जोशी भी।